बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ साइकिल का, उसको तीन पार्ट में हम बांट सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज को भी फिर से कैटेगराइज किया है तीन इवेंट्स में। पहली है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरी फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। सबसे पहला काम है गैमीट फॉर्मेशन होना, और उसके बाद में उन गैमीट्स को ट्रांसफर करना, वो प्रोसेस है, वो कहलाती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और दूसरी इवेंट है जो कि आज हम कर रहे हैं, fertilization and implantation, that is fertilization event of reproductive phase of the life cycle। क्या कौन कौन सी इवेंट होती है, कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है, पूरा डिटेल में करेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, गेमीट्स है, मेल गेमीट्स है, स्पर्म्स कह सकते हैं। इसके बाद में फीमेल जेनाइटेलिया, वेजाइना, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस, फंडस, यूट्रस का ही पार्ट है फंडस जो हम कर चुके हैं, यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। इसके बाद में सर्विकल नैरो कैनाल है, जिसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम और ओवरी। तो ये सारे डिस्कशन है वो हम कर चुके हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। वेजाइना के अंदर सीमेन रिलीज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन होने के बाद में क्या इवेंट होगी? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दो हेप्लॉइड सेल का मिलना, वो आपने प्लांट में भी पढ़ा, जहां उसको हम हेप्लॉइड गैमीट्स हैं वो ज्वाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो सिंगैमी बोल रहे थे। आप इसको भी बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। इट अकर्स इन एम्पुलेटरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? एट द एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। जैसे ही ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन है होने पर ओवम है वो कैप्चर कर लिया जाएगा फिम्बरी के द्वारा, और उसके बाद में वो जाएगा इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से वो सीलियरी मूवमेंट के द्वारा, जो फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग है सीलियरी एपिथेलियम की बनी होती है, ये आगे मूव करते हुए और यूट्रस की ओर बढ़ता है। और इधर से इसी ड्यूरेशन में, जब ओवुलेशन हुआ, इसी ड्यूरेशन में इंसेमिनेशन हो गया। जब इंसेमिनेशन हो गया है तो आप पढ़ चुके हैं मेल गैमीटोजेनेसिस में कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं वो एक इजेकुलेशन में रिलीज होते हैं। उनमें से 60% है उनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। और 60% में भी 40% है उनकी विग्रस मोटेलिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हैं। मिलियंस ऑफ कॉम्पिटिटर है, उनमें तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ेंगे मिलने के लिए। तो इधर से स्पर्म आ रहे हैं, इधर से ओवम है वो मूव करते जा रहा है सीलियरी मूवमेंट की वजह से। और इनका जो जंक्शन है, मतलब इनका फ्यूजन है, वो कौन सी जगह पर होगा? एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। जहां इस्थमस और एम्पुला मिलते हैं उस जंक्शन पर ये दोनों भिड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनका फ्यूजन हो जाएगा और वो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आपने पहले चैप्टर में ये भी पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो मीडियम प्रोवाइड करती है
मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। तो ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्चुअली में तो मेजोरिटी ऑफ लिविंग एनिमल्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, परंतु कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। पूरी इवेंट है वो एक फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाई गई है, किस तरीके से मेल गेमीट ट्रेवल होते हैं और फीमेल गेमीट हैं वो चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्म्स। स्पर्म्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं वेजाइना में, वेजाइना से वो जाएंगे सर्विकल कैनाल में, सर्विकल कैनाल, ये सर्विकल कैनाल। इसके बाद में वो जाएंगे यूट्रस में, जिसको यूट्राइन कैविटी आप बोल रहे हैं। यूट्रस के बाद में वो ट्रेवल करेंगे इस्थमस में। अब इस्थमस के बाद में वो ये पूरी जो फैलोपियन ट्यूब की जो फर्स्ट पार्ट होता है जो यूट्रस के साथ में अटैच होता है उसको इस्थमस हम बोल रहे हैं, वहां ट्रेवल करेगा, स्विम करेगा। इसके बाद में ओवम है वो ओवरी से आएगा, ओवम फ्रॉम ओवरी, यहां से रिलीज हुआ ओवुलेशन प्रोसेस में, और वो जाएगा फिम्बरी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। फिम्बरी के बाद में वो जाएगा यहाँ पर पाम शेप स्ट्रक्चर है जिसको इनफंडिबुलम बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम से और वो आ जाएगा एम्पुला में, जहां दोनों इधर से एम्पुला की ओर ये स्पर्म बढ़ रहे हैं, इधर से ओवम है वो आगे बढ़ रहा है, और इनकी यहां पर फ्यूजन हो जाएगा एम्पुलरी रीजन या एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यहां दोनों की भिड़ंत होगी और स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा, स्पर्म फ्यूज हो जाएगा ओवम के साथ में, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। यहां पर देखिए कि ओवम एक है और स्पर्म है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में स्पर्म है और सारे दौड़ते हुए और आ रहे हैं ओवम की ओर, परंतु एक ही स्पर्म है वो ओवम के अंदर एंट्री कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, ऐसी क्या चीज है कि दूसरे एंट्री नहीं मार सकते या दो एक साथ में नहीं घुस सकते हैं, वो सारी चीजें चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के स्पर्म है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ओवम को फ्यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, दूसरे स्पीसीज का नहीं कर सकता। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ओवम और स्पर्म का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है लॉक की सिस्टम से। एक पर्टिकुलर लॉक को एक पर्टिकुलर की खोल सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए डिफरेंट स्पीसीज का स्पर्म आ जाएगा और वो ओवम को फ्यूज कर जाएगा, तो वो दुनिया का जो बने हुए नेचर ने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दूसरी स्पीसीज के स्पर्म है वो आकर के और एक पर्टिकुलर स्पीसीज को फ्यूज हो जाए, उसी स्पीसीज का होना चाहिए। इसको हमने फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, वहां पर कंपेटिबल एक टर्म यूज किया था। कंपेटिबल का मतलब है राइट टाइप का स्पर्म राइट टाइप के ओवम में फ्यूज हो सकता है। स्लाइड में आप देखिए डायग्राम क्या दिया है, ये डायग्राम है। यहां पर सबसे पहले आप बात करेंगे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली। इसके बाद में एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स है, ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोरोना रेडिएटा के बीच में एक एसेलुलर लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बाद में यहां पर कोरोना रेडिएटा की सेल्स होंगी, उनके बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको यहां पर ये जोना पेलुसिडा और उसके बाद में कोरोना रेडिएटा के लेयर्स है। जैसे ही स्पर्म आते हैं, स्पर्म कोरोना रेडिएटा
के अंदर एंट्री करना शुरू होते, घुसना शुरू होते हैं, वो कवरिंग के वो लेयर के चारों ओर उसमें धंसना शुरू होते हैं, तो एक स्पेस क्रिएट होता है, या हम कह सकते हैं एक ए सेलुलर एक स्पेस बनता है, एक लेयर तैयार होती है जिसको विटेलाइन लेयर या विटेलाइन लाइन बोलते हैं। तो आप इसको यहां पर देख पा रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो लेयर बन रही है उसको विटेलाइन लेयर कह रहे हैं। और यहां पर तो फिर वो है ही, ये राजकुमार हैं बहुत सारे, जिनमें एक्टिन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, स्पर्म हेड, प्रोटीन रिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में एक्रोसोमल प्रोसेसेज हैं, एक्रोसोम का फंक्शन भी हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो एक्रोसोम की हम बात कर चुके हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर की भी हम बात कर चुके हैं। एक्रोसोम है, उसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो सबसे पहले वो डिजोल्व होती है, उनकी एक्रोसोम की अपर वो लेयर है वो डिजोल्व होकर के, और उसमें से लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट करते हुए, डिजोल्व करते हुए, और वो एंटर कर जाते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। जोना पेलुसिडा ब्रेक करेंगे, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो हेड पार्ट है वही एंटर करता है, दूसरा नहीं करेगा। पूरा का पूरा स्पर्म है वो नहीं जाएगा। यहां जैसे ही उसने एक्रोसोम ने एक रास्ता बना दिया तो हेड रीजन है वो एंटर करता है, अंदर जाता है ओवम में, बाकी पार्ट है वो बाहर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहां आएगा। जिस जगह पर ये मिलता है, ये मैं फर्टिलाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग बता दूंगा। फ्यूजन होगा, फ्यूजन ओवम, ये ओवम के अंदर मेल गेमीट, मेल न्यूक्लियस है वो रिलीज हो जाएगा, उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में वो यही स्ट्रक्चर है वो जाइगोट बनेगी। तो अभी हम चर्चा करेंगे, स्लाइड में क्या दिया है। फर्टिलाइजेशन हैपन्स ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। दोनों, जैसे ही ओवम रिलीज हुआ और उसी टाइम पर स्पर्म है वो भी इंसेमिनेट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर उनके बीच में टाइम पीरियड है वो अलग हुआ तो फ्यूजन नहीं हो सकता। सो ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ए स्पर्म कॉन्टैक्ट्स विद जोना पेलुसिडा, it induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms। ये बात भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये जो जोना पेलुसिडा के कॉन्टेक्ट में जैसे ही स्पर्म आता है, ओवम की मेम्ब्रेन है वो एक के लिए पाथवे बनाती है, रास्ता बनाती है, बाकी जो भी एंट्रीज है, जो एंट्री गेट होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। The secretion of the acrosome help sperm to enter the egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. This causes second meiotic division of the secondary oocyte to form an ovum, ooted and second polar body। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही वो ओवम के कांटेक्ट में आता है, अभी ये सेकेंडरी oocyte था, मतलब इसने मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं किया है, स्पर्म आ गया है तो ये तुरंत ही शुरू कर देगा। सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस सेकेंड, और दो अनइक्वल सेल बनेंगी जिनमें एक बड़ी सेल होगी जिसको ओवम या ऊटीड बोल रहे हैं, और एक छोटी सेल होगी जिसको सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं। याद रखिए, अगर स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में नहीं आता है तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही बॉडी से रिलीज हो जाता है, परंतु अगर स्पर्म कांटेक्ट में आ गया तो अपना सेल डिवीजन ये कंप्लीट कर लेगा मियोसिस सेकेंड, और दो सेल बनाएगा, एक होगी ऊटीड और दूसरी होगी सेकेंड पोलर बॉडी। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। यहां फिर से उनका फ्यूजन हो जाएगा, यहां पर इनका फ्यूजन हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डिप्लॉइड होगी। और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही डिवीजन शुरू हो जाता है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज। ये जाइगोट बना,
एन एन मिलकर के 2n है। जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन शुरू हो गया। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन को यहां पर हम क्लीवेज बोल रहे हैं। क्लीव का मतलब होता है टूटना। बच्चों याद रखिए, क्लीवेज है वो माइटोटिक डिवीजन है, परंतु इसका अलग नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहां पर ग्रोथ फेज है। आपने पढ़ा 11वीं क्लास में, माइटोटिक डिवीजन में ग्रोथ फेज पाई जाती है, मतलब सेल साइकिल पाया जाता है। सेल है वो एम फेज में होती है, डिवीजन फेज में होती है। डिवीजन फेज के बाद में वो G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में। तो वो जो ग्रोथ फेज होती है या इंटरवल होते हैं, वो फेज इनमें नहीं पाए जाते। एक सेल डिवाइड हुई है, 2 सेल बन गई, दोनों सेल हैं वो वापस डिवीजन करके 4 सेल बना देती हैं, 4 से 8 सेल बना देती है, 8 से 16 सेल बना देती हैं, 16 से 32 सेल बना देती हैं, 32 से 64 सेल बना देती हैं। और इसीलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज बोल रहे हैं। और ये 8 से 16 सेल स्टेज, ये देखिए आप, ये है। और जो सेल है वो उनकी साइज घटती जा रही है, डिवीजन होने पर, बार बार डिवीजन होने पर, डिवाइड होने पर वो सेल की साइज घटती जा रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रोथ फेज होती नहीं, परंतु वो नहीं होता कि सेल साइकिल कंप्लीट यहां पर हो रहा है, ग्रोथ फेज है वो कम होती है। तो सेल का नंबर तो बढ़ रहा है परंतु साइज घटती जा रही है। और वो जो सेल्स हैं क्लीवेज के द्वारा बनती है, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये डिवीजन करके 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये 16 सेल्ड स्टेज है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होगी। बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, आगे जाकर के ये सेल्स क्या होंगी? रीअरेंज हो जाएंगी। सेल्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आउटर लेयर है वो बनाएगी ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ सेल्स का गुच्छा है उसको इनर सेल मास कहेंगे। मतलब यही सेल्स क्या हो गई? रीअरेंज हो गई, एक लेयर चारों ओर बना ली जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे, और बाकी सेल्स का जो मास है, जो गुच्छा है, उसको इनर सेल मास बोल रहे। और इनके रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहां एक कैविटी बन गई, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील कंटेनिंग स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इंप्लांटेशन होता है। मतलब यहां पर इंप्लांटेशन कब होगा? जब वो 8 से 16 सेल स्टेज में या ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज में आ जाएगा, तो फिर एंडोमेट्रियल वॉल के साथ में ये अटैच हो जाएगा। जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, दैट इज क्लीवेज, starts as it moves through the isthmus towards the uterus and forms 2, 4, 8 and 16 daughter cells called blastomeres. मैंने अभी आपको बताया, the embryo with 8 to 16 blastomere is called a morula. ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बन रहा है, 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर में, इसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर को मोरूला बोलते हैं। मोरूला का एक्चुअली में मतलब होता है मलबरी। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है मोरूला, ये 8 से 16 सेल स्टेज में, और उसके बाद में सेल्स रीअरेंज हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मैंने अभी बताया ये सेल्स रीअरेंज हो जाएंगी, रीअरेंज होकर के आउटर लेयर बनेगी जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, इनर सेल मास, और यहाँ एक कैविटी बन जाएगी जो फ्लूइड फील्ड होगी जिसको कहेंगे ब्लास्टोसील। ये देखिए यहां और अच्छे से डायग्राम दिया है। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिवीजन शुरू हो गया, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8। ये देख पा रहे हैं आप, 8 सेल है, 8 सेल स्टेज। उसके बाद में ये होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्लास्टुला, ये आप ब्लास्टोसील देख पा रहे हैं, अंदर कैविटी बन गई है ब्लास्टोसील। और इसके बाद में इसमें एक साइड से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उसकी सेल्स है वो अंदर की ओर इन्वेशन करना शुरू कर देती है, अंदर की ओर धंसना शुरू कर देती है। ये आप यहां देख पा रहे हैं, ये सेल्स है अंदर की ओर धंसना शुरू हो गई। और अब देखिए यहां पर 3 लेयर्स बन जाएंगी। इसके धंसने की वजह से 3 लेयर बन गई, एक आउटर लेयर, एक मिडिल लेयर जिसको मीजोडर्म बोल रहे हैं,
और जो अंदर की ओर ये जा रही है ये बनाएगी एंडोडर्म, और हम हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्मिनल लेयर्स यहां पर बन जाएंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक। और यहां एक कैविटी और तैयार होगी, उसको कैविटी का जो ओपनिंग है वो कहलाएगा ब्लास्टोपोर। बच्चों ये देखिए, आप यहां देख पा रहे हैं ये ब्लास्टोसील जो पहले बनी थी कैविटी, एंडोमेट्रियल वॉल इनरमोस्ट वॉल लेयर, एंडोडर्म है इनरमोस्ट लेयर, एक्टोडर्म और इनके बीच की लेयर है वो मीजोडर्म में डेवलप होगी, और ये ब्लास्टोपोर कहलाएगा। और इस तरीके की स्ट्रक्चर है वो कहलाएगी गैस्ट्रुला। स्लाइड में क्या बोला है, इन ब्लास्टोसिस्ट द ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर सेल मास अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट। ये इनर सेल मास यहां पर बताया था, ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ में अटैच रहता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव्स नरिशमेंट टू इनर सेल मास, ऑल्सो इट गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम। जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, सेल्स है, वो नरिशमेंट देने का काम करती है इनर सेल मास को, साथ में ही वो यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल के साथ में अटैच होने में भी मदद करते हैं। अटैच होते मतलब द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड टू 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स में वो डिफरेंशिएट होती है इनर सेल मास, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस्ट्रुला फॉर्म्स द एम्ब्रियो। और गैस्ट्रुलेशन के बाद में एम्ब्रियो है, आप गैस्ट्रुला को ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन या ये पूरी प्रोसेस को एम्ब्रियो बोल सकते हैं। जाइगोट है वो, ये एम्ब्रियोलॉजी है वो, इसके अंदर वो बनते जाएंगे। और गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुलेशन के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो गई, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन म्यूकोसा सेल्स, और ये देखिए ये द ब्लास्टोसिस्ट डाइजेस्ट द यूट्राइन म्यूकोसा, ये डाइजेस्ट करके और इसमें अंदर धंसना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो इसको ऐसे कवर कर लेगी, घेर लेगी चारों ओर, जैसे ये घेर लिया, मतलब पूरी तरीके से अंदर उसको ले लिया एंडोमेट्रियल वॉल में। एंडोमेट्रियम ग्रोज ओवर एंड सराउंड्स द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये डिवाइड होकर के इसको ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। Implantation term is very much simple. The process of attachment of blastocyst with the uterine wall, that is called implantation, means beginning or starting of the pregnancy. ये देखिए आप फिर से डायग्राम के द्वारा फिर से समझाया गया है। ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर फॉलिकल, ओवुलेशन, ये सारी चीजें, ये हाँ आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल है, फॉलिकल से ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज होने पर वो कैप्चर कर लिया फिमरी ने, फिमरी से इनफंडीबुलम में गया, इनफंडीबुलम से और वो इस्तमक एम्पुला की ओर बढ़ा, एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन पर यहाँ आ गए, ये देखिए स्पर्म्स आ गए, यहाँ इनका फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस डिवीजन सेकंड कंप्लीट करके और बना देती है ऊटिड या ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। और उसके बाद में जैसे ये देखिए आप, स्पर्म न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस है, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। इस फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में स्ट्रक्चर बनेगी जाइगोट। जाइगोट है वो तुरंत ही डिवीजन शुरू कर देगा, जिसको हम क्लीवेज बोल रहे हैं। एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 सेल्ड स्टेज है। इसके बाद में 4 से 8 बनेंगी, 8 सेल्ड स्टेज है। 8 से 16 बनेंगी, उसको मोरूला हम बोल रहे हैं। और मोरूला की सेल्स है वो रीअरेंज होकर के कैविटी बन जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी, ब्लास्टोसील बन जाएगी, और आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास,
और इस स्टेज में ही वो यूट्रस वॉल के साथ में अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। ये देखिए, ये अटैचमेंट। और अब कोई भी ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है वो लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी, जो एफएसएच का इफेक्ट है उसको कम कर देगी, और फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं होंगे, फॉलिकल बनना बंद हो जाएंगे, मैच्योर होना बंद हो जाएंगे, और नेक्स्ट ओवुलेशन नहीं होगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। गर्भकाल के पूरे समय पर कोई ओवुलेशन नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ये चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। और इस तरीके से बच्चों फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक की पूरी इवेंट है हमने चर्चा कर ली है। इम्प्लांटेशन मीन्स प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड है, पार्ट्यूरेशन है, लैक्टेशन है, वो आगे बाद में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।